कार्वी बहुत बड़ा ब्रोकर था और जो वहाँ पे हुआ वो रिटेल इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को हिला के रख दिया और उनका कॉन्फिडेंस मार्केट से उड़ा दिया। अगर आप देखोगे अगले 5-10 साल में मे बी इंडिया का जो स्टॉक मार्केट फ्रेमवर्क जो बन चुका है यहाँ पे, मे बी दिस कैन बी अ मॉडल फॉर द वर्ल्ड। जो फ्रैक्शनल शेयर्स का जो टॉपिक आया हुआ है, लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स दे वांट फ्रैक्शनल शेयर्स, बट उनको ये नहीं पता कि फ्रैक्शनल शेयर्स जो हैं एक्सचेंजेस पे नहीं होते, ये ब्रोकर्स करते हैं इंटरनली। अभी बाकी है मेरे दोस्तों। अब दोस्तों सेबी अलग अलग समय पे अलग अलग रूल लेके आता रहता है, सर्कुलर इशू कर देता है, कहता है अब से मार्केट इस तरह चलेगी। फॉर एग्जांपल पीक मार्जिन रूल आया था, अभी भी उसका इम्पैक्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हम और आप उस रूल के कारण, उस रूल के करंट जो ट्रेडर है स्पेशली वो उससे जूझ रहा है। अब ये ब्रोकर भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ब्रोकर को भी अपनी कार्यशैली, मतलब जिस तरह से वो काम करता है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है ना, उसको चेंज करना पड़ता है। ऐसे ही एक डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर फायर्स के सीईओ तेजस खोड़े से हमने बात की। चर्चा बहुत लंबी गई, चर्चा ये भी गई कि कार्वी स्टॉक ब्रोकर जैसे फ्रॉड होते क्यों हैं, मार्केट में ऐसा एग्जिस्टेंस आता क्यों है। एनएससी और बीएससी जो इंडिया के मेजर एक्सचेंज है, वो इंडिया को या इंडिया के स्टॉक मार्केट इकोसिस्टम को बाकी दुनिया के इकोसिस्टम से अलग कैसे करते हैं। एट द सेम टाइम जो स्पेसिफिक लेवल के सेबी के रूल होते हैं, उसके कारण एक स्टॉक ब्रोकर अपने इकोसिस्टम को कैसे संभालता है कि उसके क्लाइंट्स के ऊपर कम से कम इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि उसका तो काम है ना, उसका तो बिजनेस है। साथ में ये भी बात हुई कि क्रिप्टो करेंसी एज अ प्रोडक्ट किस तरह से एक स्टॉक ब्रोकर उसकी तरफ देखता है। और फाइनली अगर इंडिया का स्टॉक मार्केट एक रिटेल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर कंट्रोल करने लगे, जो कि अब भी 45% पे है एफआई के कंपैरिजन में, तो उस केस में स्टॉक मार्केट का ओवरऑल इकोसिस्टम का ओवरऑल जो मोमेंटम है वो किस तरह से बदलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी, बहुत मज़ा आया, होपफुली आपको देखने भी मज़ा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, सो तेजस 6 साल 6 years इन द ब्रोकिंग स्पेस, रनिंग एज अ डिस्काउंट ब्रोकर, डूइंग क्वाइट अ बिट ऑफ थिंग्स। बट यार ये बताओ कि रनिंग अ स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस नाउ विद ऑल दी सेबी रेगुलेशंस, ऑल दी गाइडलाइंस, ऑल दी स्पेसिफिक पैरामीटर्स दैट अ ब्रोकर नीड्स टू फॉलो इन द ऑपरेशनल, जो भी ऑपरेशनल काम होते हैं वो सब करते हुए, कितना आसान या मुश्किल है स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी को चलाना? स्टॉक ब्रोकिंग चलाना कभी आसान नहीं रहा है और अभी और भी मुश्किल हो रहा है विथ टाइम, क्योंकि लास्ट 5 साल से बहुत से रेगुलेशंस आए हुए हैं। पर ये सब जो हो रहा है, जो सभी रेगुलेशंस नए ला रहे हैं, उनका जो इंटेंशन है वो अल्टीमेटली रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। ओके। तो जब चेंज होता है तो हमेशा लोगों को प्रॉब्लम्स और दिक्कत लगता है, बट इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट इन्वेस्टर्स के लिए भले के लिए कर रहे हैं, तो करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि इन्वेस्टर्स का भला हो रहा है, बट डोंट आपको लगता नहीं है कि जो ब्रोकर्स, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली, कि जो ब्रोकर चला रहे हैं इंडस्ट्री को विद ऑल द रूल्स, जैसे भी कोई नया रूल आता है ना, ब्रोकर के लिए एक नया डिपार्टमेंट खुल जाता है। उसको एक डिपार्टमेंट खोलना है, उसको समझना है रूल क्या है, फिर समझाना है, फिर मेक श्योर करना है कंप्लायंस बैठा रहे, कि जो एम्प्लॉयज़ लगाए हैं वो गलती ना कर दें, फिर जो गलतियां क्लाइंट्स कर रहे हैं उनको ठीक करना है। इट्स अ लॉट ऑफ हैसल, राइट? हाँ, देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब्रोकरेज चलाना बैंक चलाने के बराबर है, क्योंकि ब्रोकर के पास कस्टमर्स के फंड्स होते हैं, तो वो जो फंड्स होते हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए तो बहुत एक्सपर्टीज़ चाहिए होता है। और ये जो रेगुलेशंस आ रहे हैं बेसिकली फ्रॉड प्रिवेंशन और ये सब रिस्क्स अवॉइड करने के लिए आ रहे हैं। तो
ये तो काम है हमारा, करना पड़ता है। एंड कोई आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जो भी रूल आपने फॉलो किया एज ए ब्रोकर, तो उसके लिए आपको क्या क्या एफर्ट्स करने पड़े इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एज टू से? देखिए क्या होता है कि जो भी हम ब्रोकरेजेस करते हैं इट्स ऑलवेज रिएक्शनरी, मतलब ये सेबी के सर्कुलर्स पर और एनएसई और सारे एक्सचेंजेस के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से करते हैं। तो समझ के करना पड़ता है और टाइम भी लगता है, बट फॉर एग्जांपल ये क्यों कर रहे हैं पहले मैं वो बात बता देता हूँ। कार्वी बहुत बड़ा ब्रोकर था और जो वहाँ पे हुआ वो रिटेल इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को हिला के रख दिया और उनका कॉन्फिडेंस मार्केट से उड़ा दिया, जनरली स्पीकिंग। तो आप रेगुलेटरी एंगल से अगर देखोगे तो उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो एक ब्रोकरेज में तो हो गया, बट इंडिया में बहुत सारे ब्रोकरेजेस हैं, सो उन सब इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो वो सब देख के ही बना रहे हैं रेगुलेटर। और अभी फॉर एग्जांपल 50-50 कैश टू कोलैटरल अभी अगस्त से शुरू हुआ है। करेक्ट, वेरी रिसेंट। हाँ, तो पहले क्या होता था कि अगर एक इन्वेस्टर सपोज 10 लाख का शेयर्स उसके डीमैट अकाउंट में है तो ब्रोकर उनको पूरा लिमिट दे देते थे। राइट। सो अगर 10 लाख अकाउंट में है तो हेयर कट के बाद समझो 8 लाख है तो 8 लाख से ट्रेड कर सकते थे, इवन इफ अकाउंट में कोई पैसे नहीं है। तो अगर मार्जिन ऑब्लिगेशन आएगा, सपोज आप ट्रेड ले लिए एक, लेट्स से यू निफ्टी में शायद ट्रेड कर रहा है कस्टमर 8 लाख से और 1 लाख का लॉस हो गया, तो फिर कैश नहीं है अकाउंट में, तो वो भरेंगे कहाँ से? कहीं और से लेके भरना पड़ेगा ना, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को। तो ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हैं। सो ये रूल्स से सब स्ट्रेटन आउट हो जाएंगे इवेंचुअली। यू थिंक दैट जो रोड मैप है सेबी का, हाउ लॉन्ग इज गोना टेक? और अभी ये ओपन एंडेड है, वी डोंट नो दैट। अभी सब कुछ फास्ट ट्रैक पे चल रहा है। अच्छा। हाँ जी, तो इतना फास्ट चल रहा है कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री इज ट्राइंग टू कैच अप विद द रेगुलेटर। सो इतने चेंजेस इतने जल्दी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इतने सारे लोग मार्केट में भी तो आ रहे हैं ना। करेक्ट। तो अगर नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू रेगुलेट देम। सिस्टम जो लूप होल्स थे उनको सब ठीक करना, ये जो एफर्ट्स चल रहा है फास्ट ट्रैक में, ये अच्छी चीज़ है कि अभी हो रहा है। प्रोबेबली 2 years डाउन द लाइन किसी को जो नया इन्वेस्टर आएगा वो इसी फ्रेमवर्क में ही आएगा, तो देन दैट पर्सन वुड नॉट रियलाइज कि पहले क्या होता था, दिस इज हाउ। हाँ, तो यस। और अगर आप देखोगे अगले 5-10 साल में मे बी इंडिया का जो स्टॉक मार्केट फ्रेमवर्क जो बन चुका है यहाँ पे, मे बी दिस कैन बी अ मॉडल फॉर द वर्ल्ड। ओके, यस। कैन यू स्पीक अ बिट ऑन दैट? थोड़ा बता सकते हैं उस पर? बहुत कुछ चीज़ें हैं बताने के लिए, बट इंडिया इज़ नॉट फॉलोइंग अदर मार्केट्स एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ जो जिस तरीके से दूसरे सेटअप किए हुए हैं एक्सचेंजेस अब्रॉड, वैसे इंडिया में नहीं हो रहा है। इंडिया इज़ एक्चुअली इन मैनी वेज फार्दर, दे आर मच मोर अहेड देन फॉरेन एक्सचेंजेस एंड अदर रेगुलेटर्स। सो हम बहुत बार ना अपने वीडियोस में वी कंपेयर इंडियन मार्केट with US market, with Chinese market, Hong Kong, Japanese market, European Euronext is there. So we do that quite a bit. Market capitalization पे comparison कर लिया, the kind of industries that these countries or economies have जो कि आगे लेके चल रही हैं, और correspondingly market capitalization के हिसाब से जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो उनका फोकस क्या है और इंडियन का फोकस क्या है. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया FMCG, IT, telecom, oil and gas, these are 4 industries that work perfectly. But then अगर if you go to the US, you'll see companies like Tesla, companies like Amazon, companies like Alphabet, like Google. So इनका primarily focus is towards what's going to happen in the next 10 years, what's going to happen in the next 5 years. So normal conventional industry से नहीं आते हैं. Oil and gas is a conventional industry. FMCG is a conventional industry. तो from that perspective, if you're saying there's a different vision of an Indian market, वो catch up नहीं कर रही है, it's playing its own game. तो वो game क्या है कि
आर दे गोना एक्सपैंड ऑन दिस ओनली, व्हिच इज नॉट अ बैड आइडिया, बट वो ज़्यादा लंबी रेस नहीं है. ऑयल एंड गैस कैन नॉट सर्वाइव मोर देन 30 years. नहीं, मैं रेगुलेशंस के एंगल से बात कर रहा हूँ. ओके, सो मैं एक तो आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ कि हाउ इंडिया एंड इंडियन एक्सचेंजेस आर डिफरेंट. ठीक है. अभी ये जो फ्रैक्शनल शेयर्स का जो टॉपिक आया हुआ है, एंड लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स दे वांट फ्रैक्शनल शेयर्स, बट उनको ये नहीं पता कि फ्रैक्शनल शेयर्स जो हैं एक्सचेंजेस पे नहीं होते, ये ब्रोकर्स करते हैं इंटरनली. तो इंडिया में वैसे है नहीं लूप होल्स, सो देर इज़ नो ब्रोकर डिपेंडेंसी टू डू दैट. अच्छा. एक और चीज़, इंडिया इज़ एन ऑर्डर ड्रिवन मार्केट. जो भी बिड ऑफर्स आप देखते हो अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे, वो रियल है. मतलब वो ऑर्डर्स एक्सचेंज पे मैच हो रहे हैं. अच्छा. पर यूएस में ऐसा नहीं है. यूएस में इट्स अ कोर्ट ड्रिवन मार्केट. ओके. उसमें ब्रोकर कैन ट्रेड अगेंस्ट द कस्टमर. तो अगर आपको टेस्ला आपने बताया, सपोज यू वांट टू बाय टेस्ला शेयर्स, तो ब्रोकर ये आपको ऑफर दे सकता है या बिड दे सकता है. अच्छा. हाँ जी. दैट्स एन अमेजिंग फैक्ट. और ऑल्सो ऑर्डर फ्लो कैन बी सोल्ड टू HFT फर्म्स. ऐसा भी होता है वहाँ पे. इन इंडिया दैट इज, यस, लीगली दैट इज नॉट अलाउड इन इंडिया एंड इट कैन नॉट हैपन हियर. सो इजंट दैट अ ग्रेट थिंग? इन्वेस्टर्स के लिए ये तो अच्छी बात है. सो इंस्टीट्यूशनल के लिए गेम कम है इंडिया में, जो कि बाहर हो रहा है ज़्यादा, HFTs के थ्रू हो रहा है. यूँ इंडिया में डार्क पूल्स नहीं है. डार्क पूल्स नहीं है. ओके. इंडिया में ट्रेड एक्सचेंज पे ही होना पड़ता है. फ्रैक्शनल शेयर्स नहीं है, तो वो ब्रोकर रिस्क नहीं है. सो देयर आर वेरियस डिफरेंट थिंग्स. यहाँ पे रनिंग अकाउंट सेटलमेंट और क्वार्टरली सेटलमेंट है. तो कस्टमर्स के जो फंड्स ब्रोकर के पास होते हैं वो एवरी 30 और 90 डेज में वापस जाना पड़ता है, इन केस कस्टमर एक्टिवली ट्रेड नहीं कर रहे हैं. तो फिर इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ अ रूल इन द होल वर्ल्ड. यस, आई थिंक आई वुड लाइक टू बिलीव सो. बट ये सारे मार्केट्स में तो नहीं है. हाँ, ये वाला फॉर एग्जांपल ये तो नहीं है स्पेसिफिक. तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो रेगुलेटर और एक्सचेंजेस मिलके कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड. एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, पावर ऑफ अटॉर्नी. इंडिया में अभी जो रिसेंटली रेगुलेशंस आए हुए हैं, डीमैट अकाउंट्स विदाउट पावर ऑफ अटॉर्नी थ्रू EDIS, ई डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप. बेसिकली क्या है कि DIS जो थे चेक्स के बराबर थे, और EDIS जो है जो विदाउट चेक बुक. यू कैन थिंक ऑफ इट एज NEFT और RTGS एसेंशली. तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा रिटेल इन्वेस्टर को? फ़र्क तो यही पड़ेगा कि ब्रोकर मिसयूज़ नहीं कर सकता ना. विदाउट कंसेंट शेयर्स डीमैट अकाउंट से मूव नहीं कर सकते. पूल अकाउंट. हाँ, वो सब वो जो सारा बैक एंड फ्रेमवर्क है और रादर था, वो अभी चेंज हो चुका है. प्लेज और रीप्लेज सिस्टम जो आया हुआ है अभी, अगर कस्टमर अपने शेयर्स मार्केट में ब्रोकर के पास प्लेज करें और फिर वो जाके एक्सचेंज के पास फिर रीप्लेज होता है, उसका पूरा अभी ट्रेल है, पहले नहीं हुआ करता था. Fair. So you have a decent list to talk about. 6-7 good points. I understand कि उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट भी है रिटेल इन्वेस्टर्स को लेके, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो कि फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू हाँ है, आर नॉट एट दैट पॉइंट इन टाइम. चलो आई विल गिव अ पॉजिटिव आउटलुक टू दैट, कि एट दैट पॉइंट इन टाइम इतनी पॉजिटिव नहीं होती हैं, एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन. और लॉन्ग रन में भी अभी उसके इम्प्लीकेशंस नहीं पता लगे हैं. बहुत सारे रूल्स हैं फॉर दैट मैटर, जैसे कि पीक मार्जिन्स. पीक मार्जिन. हाँ जी, बहुत लोगों को बुरा भी लगा है पीक मार्जिन्स. ऑब्वियसली मार्जिन्स आप किसी भी ब्रोकर, मतलब व्हाट वी हैव हर्ड, ब्रोकर्स आर सेइंग दिस कि उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम में कमी आया है. मे बी दैट्स नॉट द ओनली रीज़न. ये अकेला रीज़न नहीं हो सकता, उसके अलावा बहुत सारे रीज़न होंगे. बहुत सारे लोग जो ट्रेडर बनना चाहते थे, जो फुल टाइम ट्रेडर बनने का करियर सोच रहे थे विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज दैट एक एंटरप्रेन्योरल ड्रीम होती है फुल टाइम ट्रेडर बनना. आजकल ये दिस इज थिंग जो सामने आ रहा है. तो बिकॉज ऑफ दैट वन रूल, और मैं सिर्फ एक रूल की बात नहीं कर रहा हूँ, आई कैन 3-4 चीज़ें और बात कर सकता हूँ, बट देन विल डाइग्रेस फ्रॉम द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. तो उससे थोड़ा सा हिंदी में बात धक्का लगता है एक ट्रेडर को. पीक मार्जिन्स की वजह से
बहुत लोगों को इनकन्वीनियंस लगा था, बट फिर भी अब एक्चुअली सबको क्या लगा था कि वॉल्यूम्स गिर जाएंगे मार्केट में, पर ऐसा नहीं हुआ। एक्सचेंज पे अगर आप मंथ ऑन मंथ वॉल्यूम्स देखोगे तो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था जब तक मार्केट ऊपर जा रहा था। पीक मार्जिन्स इम्प्लीमेंट होने के बाद भी सिर्फ मार्केट टॉप आउट होने के बाद नीचे आया है थोड़ा बहुत। बट पीक मार्जिन जब आया तो उस टाइम पे देयर आर अदर गुड थिंग्स हैपनिंग इन फेवर ऑफ द मार्केट एज वेल, लाइक द यूज़र इंटरेस्ट टू नंबर ऑफ यूजर्स भी आ रहे थे। अगर मैं एवरेज टर्नओवर निकालूंगा तो वो कम हो रहा था। ओवरऑल टर्नओवर देखेंगे अगर मार्केट का तो हाँ, रिटेल इन्वेस्टर्स का 40 to 45% के अच्छा खासा निकल रहा था। बट मैं अगर नंबर ऑफ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स को के साथ अगर टर्नओवर के साथ डिवाइड करूँगा, विच वी डिड, तो दैट नंबर हैज़ सीन अ ग्रेजुअल डिक्रीज। पर ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो लॉकडाउन इन्वेस्टर्स आए, जो यूनिक यूसीसीज क्रिएट हुए, वो सब तो ट्रेड करने वाले थे नहीं, ऐसे ही ट्राई करने के लिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, तो इस चीज़ के लिए आए थे। तो मैनी टाइम्स फैक्ट्स डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो फिर सबसे बड़ा धक्का फ्यूचर्स सेगमेंट को लगा है। ऑप्शंस तो फिर भी ठीक है, नॉट इवन 2% नाउ। अभी तो फ्यूचर्स 2% भी नहीं, ऑप्शंस इज 97-98%. I have to check the facts, but it has, of course, peak margins. I think at least retail traders, I think, would have reduced their exposure. As of now, FNO futures. का segregation is more like this, at least June 2022 तक. But anyway, I want to come back to the broking industry challenges. कि चलो अपन ये चीज़ें बता रहे हैं, everything is there, good or bad, perspectives are different, obviously, वो हो सकता है. But you running a bootstrap company, people who have been around for 40 years, 30 years, people who've got fundings, उनका अपना ऑब्जेक्टिव है, उनका अपना रीजनिंग है, वो अपने तरीके से शायद अच्छा काम कर रहे होंगे, बट दे हैव मनी इन देयर अकाउंट्स. यू आर ए बूटस्ट्रैप कंपनी. बहुत कम लोग हैं, बहुत कम स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो कि बूटस्ट्रैप तरीके से चल रहे हैं. फॉर पीपल जो आप देख रहे हो, बूटस्ट्रैप का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी कहीं से फंडिंग ना ले, कोई पैसा ना ले, कोई बैंक से लोन ना ले, सिर्फ अपने मोरलेस पैसे पे ही चलें, अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, अपना प्रॉफिट के ऊपर उसी को री इन्वेस्ट करके पैसा लगाते हैं. सो योर्स इज़ वन ऑफ दोज काइंड्स. तो आप इन सब रूल्स के होने के बावजूद हाउ आर यू एबल टू मैनेज दिस? आप कैसे मैनेज कर रहे हो? जब हमने शुरू किया था कंपनी, हमने एक विजन लेके शुरू किया था कि हमें ट्रेडर्स को केटर करना है, वो जो मार्केट में रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं, उनको लाना है. और उनको लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, आसानी से नहीं आते वो लोग. सो वी स्टार्टेड ऑफ ऑन दैट फ्रंट, बहुत कुछ सीख के करके. यूजुअली देखिए, अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो फिर नंबर्स के पीछे भागेंगे. हम नंबर्स के पीछे कभी भागे नहीं, हम तो प्रोडक्ट के पीछे भाग रहे थे, या तो भाग नहीं रहे थे, मतलब बनाए रहे थे, सो इन्वेस्टर्स कैन कम टू अस. तो क्या हुआ कि इनिशियल ईयर्स में थोड़े बहुत आके ट्राई कर रहे थे हमारे प्लेटफॉर्म को, और वर्ड ऑफ माउथ से इवेंचुअली सबको पता लगा कि फायर्स प्लेटफॉर्म इज़ गुड फॉर ट्रेडर्स. और आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड कमिंग ऑन देयर ओन. वे आप कहाँ देख रहे हो? 2022 या सिटिंग 2035 में, थोड़ा मैं आगे लेके चल रहा हूँ, 10-15 साल आगे, 2035 में वेयर डू यू सी फायर्स? कहाँ देख रहे हो? नॉट जस्ट फायर्स एज ए कंपनी, बट इन दिस इकोसिस्टम. कंपनीज लाइक यू, ब्रोकिंग कंपनीज लाइक यू, जो कि खुद से चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सारे चल पाएंगे उतनी देर तक? मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत रूल्स चेंज हो रहे हैं. और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि कस्टमर्स के जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमेशा ब्रोकरेजेस या किसी भी कंपनी से आगे होती है. करेक्ट. कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस कभी पीछे नहीं रहती. तो अगर आप कुछ उनको देते हो तो उसी दिन वो 5 और चीज़ आपसे पूछेंगे. जो इसको केटर कर पाएगा वो 10-15 साल में डेफिनेटली या तो फिर नंबर 1 या उसके आसपास कहीं पर. क्योंकि मेरा खुद का तो ओपिनियन ये है कि विद ऑल द काइंड ऑफ रेगुलेशंस आर कमिंग, एक तो रेगुलेशंस आ रहे हैं, दूसरा ट्रेडर का एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहा है. और ट्रेडर
डेविएट भी हो सकता है बिकॉज ऑफ क्रिप्टोज NFTs एंड स्टफ लाइक दैट, क्योंकि 15 साल, आज जो बच्चा 15 साल का है वो 10 साल बाद पैसा कमाने लग जाएगा अच्छा खासा, 25 साल का हो जाएगा, सैलरीज आ जाएंगी, तो उसने 10 साल में NFT को देख लिया होगा मैच्योर होते हुए, या कुछ और आ जाएगा. स्टॉक मार्केट वुड बी एज एन एसेट क्लास प्रोबेबली, मेरा ओपिनियन, ये वाला मेरा ओपिनियन नहीं है, बट हो सकता है कि गोल्ड की तरह एक एसेट क्लास बन जाए वो, और समथिंग फैंसी कम्स इन, मेटावर्स आ जाए एंड उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट स्पेस चल रहा है. एक तो ये चैलेंज, रेगुलेशन का चैलेंज, तो प्रोबेबली इट्स नॉट अट्रैक्टिव इनफ एज एन इंडस्ट्री टू द ट्रेडर जो कि मेजरली मार्केट को चलाते हैं टर्नओवर लेवल पे. वहाँ पे वेयर इज दैट चैलेंज बीइंग सॉर्टेड, आप वहाँ पे उसको सॉल्व कैसे करें? आई मीन आई एम अज्यूमिंग कि हम, देखिए क्रिप्टोज, NFTs और ये जो सारे चीज़ें हैं, दे आर अनरेगुलेटेड राइट नाउ. और ये जो आइडिया है कि ब्लॉकचेन पे सब सही चलेगा, ये आइडिया सब ने बिलीव किया हुआ है, बट दैट डजंट मीन दैट नथिंग विल गो रॉन्ग. आपने पढ़ा होगा कि सम एक्सचेंजेस हैव डिफॉल्टेड और अकाउंट्स हैक होते हैं और पता नहीं क्रिप्टोज आर नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग इन देयर अकाउंट्स, राइट? सो सी, regulations are a good thing. The lack of regulations are a bad thing. जब कभी भी एक न्यू प्रोडक्ट आता है और उसका इतना बड़ा जब हाइप बनता है, सो स्पेशली न्यू इन्वेस्टर्स, अभी आप देखोगे डेमोग्राफिक्स और एज ग्रुप ऑफ द इन्वेस्टर्स दैट हैव इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो और ये सब सारे चीज़ें, ऑल इट्स बिलो 30. 22, below 22. Yeah, but on the upside, it's way below 30, right? Yeah. So why aren't people who are above 30 or above, say, 40, people who have seen life, ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि वो चीज़ें सेफ नहीं है. अगर आपके बिटकॉइन गायब हो जाएंगे तो फिर आप सेबी के पास या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आके नहीं बोल सकते कि वापस दिला दो. अगर आपके शेयर्स गुम जाए ना, फिर आपको वापस मिल जाएंगे, क्योंकि वो सब सारे डिपॉजिटरी के पास. कारवी के लोगों के कहाँ मिल रहे हैं? पीपल लाइक इन्वेस्टर्स ऑफ कारवी, उनके शेयर्स कहाँ मिल रहे हैं उनको? वहाँ पे भी रेगुलेशंस हैव फेल्ड. बट एनीवे, आई गेट योर पॉइंट कि इट्स अ डाइसी सिचुएशन, थोड़ा सा स्लिपरी ग्राउंड है अभी, एंड नोबडी अदर नोज कि किस तरफ जाएगा. बट फ्रॉम लुकिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम, यू आर थिंकिंग के इट्स नॉट, यू आर बेरिश ऑन दिस, आप बेरिश हो. क्रिप्टोज के बारे में, अगर क्रिप्टोज रेगुलेशंस के फ्रेमवर्क में आ जाएंगे, अच्छा, तो फिर हम ऑफर कर सकते हैं. फिर तो आप ही के पास आ जाएगा. अगर रेगुलेशन में आ जाएगा तो फिर आप ही अपने ऐप में डाल सकते हैं. आई मीन दैट इज सेगमेंट फॉर यू. टेक्नोलॉजी वाइज आसान है. हाँ, हमने क्रिप्टोज में एंटर नहीं किया क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है. अभी रेगुलेटेड है. इन केस हो जाता है तो इट्स, तो फिर हम मे बी विल बी अमंग द फर्स्ट वंस टू डू इट. वाओ, मेक सेंस. अच्छा ठीक है, आई गेट दैट. तो अगर क्रिप्टो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा इन द लॉन्ग रन ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को, तो स्टॉक मार्केट रिटेल इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को. एक पॉइंट में आपको एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ. ऐसा नहीं है कि जो भी हम प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो इसी चीज़ के लिए है कि उसके लिए उसका डिमांड हाई है. अच्छा, प्रोडक्ट्स सिर्फ डिमांड सप्लाई देख के लॉन्च नहीं करने चाहिए. सेफ्टी भी एक एलिमेंट देख के करना चाहिए. अगर आप देखोगे अभी तो मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो स्टार्टअप्स और जो एक्सचेंजेस बने हुए थे इंडिया में, वो भी यहाँ पे नहीं है. दे ऑल मूव टू दुबई एंड सिंगापुर. तो ये तो रेगुलेशन सर्कमवेंट करने के लिए किया हुआ है. आई अंडरस्टैंड टैक्सेस आर हाई, बट फिर भी नहीं, आई एग्री. बट देन सी, यू रनिंग अ बिजनेस, आप बिजनेस चला रहे हो. अगर कोई सेगमेंट अट्रैक्टिव है, लेट्स से F&O, इट्स अट्रैक्टिव, यू कैन, आप एजुकेट कर दो ट्रेडर को. एजुकेट करके आप उसको अलाउ करो एज इन उसको सजेस्ट करो कि यू मूव इनटू F&O आफ्टर यू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. आई थिंक दैट्स द नेक्स्ट बेस्ट वे टू डू इट. आप एज अ स्टॉक ब्रोकर एंड होल इंडस्ट्री एज सच क्या करने वाली है कि रिटेल ट्रेडर स्टिक करे आपके साथ और ज़्यादा लोग आएँ, एंड नॉट जस्ट रिटेल गाय बट ऑल्सो द फॉरेनर.
देखिए वो ब्रोकरेज कुछ नहीं कर सकता, ब्रोकर्स लाइक अस हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो मार्केट पे डिपेंडेंट है ना, मार्केट विल अट्रैक्ट पीपल, वी आर जस्ट enablers for people to transact in the market. तो ये हम गारंटी से नहीं कह सकते कि कल 10% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन ट्रेड करेगा, ये तो हमें ग्रोथ प्रोजेक्शंस के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते कि ये होगा। तो इट डिपेंड्स, अगर मार्केट 18,000 क्रॉस कर जाए यहाँ से तो फिर नए इन्वेस्टर्स तो आएंगे ही और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स विल इन्वेस्ट मोर। पर चिकन एग है ना, 18,000 लेके कौन जाएगा? यही तो लोग लेके जाएंगे। इनको 18,000 तक लेके जाने के लिए चलो ब्रोकर्स नहीं कुछ कर सकते, बट किसी को तो कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ, तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड रहें, वैसे भी लोग SIPs के थ्रू कैपिटल मंथ ऑन मंथ कमिट कर ही रहे हैं। FII का जो सेलिंग हो रहा है, जैसे कि जून में FIIs ने 58,000 करोड़ या 58,000 करोड़ सेल किया हुआ था, बट फिर भी म्यूचुअल फंड्स ने कुल मिला के 46,000 करोड़ खरीदे। तो फिर इन्वेस्टर्स और ऑलरेडी प्लेइंग अ रोल। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स अभी इस डाउन ट्रेंड में इन्वेस्ट नहीं करते तो फिर मार्केट तो कहाँ तक गिर गया होता। मैं थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछूं, ट्रिकी है या नहीं? इमेजिन ए सिचुएशन जहाँ पे 90% कंट्रोल रिटेल इन्वेस्टर्स के पास आ जाता है, तो आप क्या देख रहे हो कि मार्केट के डायनामिक्स कैसे चेंज होंगे? तो फिर सिर्फ उनके साइकोलॉजी से हिलेगा मार्केट। और यूजुअली रिटेल जो साइकोलॉजी होता है इज हाउ डू यू से, इट्स अ हर्ड मेंटालिटी। तो द हर्ड मेंटालिटी विल बी वेरी वाइल्ड अगर 90% बहुत जंगली होगा। सो वोलेटिलिटी टॉस हो जाएगा उसका, तो वोट लग जाएगी। अगर एक ट्रेंड बन जाए तो उसको स्टॉप करना मुश्किल हो जाएगा इफ रिटेल कंट्रोल्स 90% ऑफ द मार्केट, बिकॉज इट्स अ हर्ड मेंटालिटी, इट विल जस्ट कीप गोइंग। और फिर अगर इफ दैट इट टर्न्स देन इट विल गो क्रेजीली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और उसको वापस कौन लेके आएगा ये भी बहुत पता नहीं। हाँ, तो द बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इंडिया में बहुत हेल्थी बैलेंस बन रहा है। व्हाट्स दैट नंबर? If there is, अगर कुछ है तो ऐसा। I'll have to check on that, but right now retail, the mutual fund industry has about 20 lakh crores odd just in equity. अच्छा। हाँ, तो that's a big number. In 2013 में म्यूचुअल फंड का टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 7 लाख crores था। अभी 2022 में जून तक it is approximately 20 lakh crores. The aggregate was 7 lakh crores. So 7 lakh से अगर आप debt भी मिला लोगे तो it's reached to 37 lakh crores. So this is a 5x growth in the last 10 years odd. तो अपन ने we have talked about कि retail investor मार्केट में एक अच्छा रोल प्ले करता है, इंस्टीट्यूशनल का एक रीज़न है, AMCs का एक रीज़न है, ये NRI का कुछ है इस गेम में कुछ? Can NRI play something in this? ट्रेडिंग से या इन्वेस्टिंग से somehow? हमारे हिसाब से NRIs इंडिया में बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा। वो जिस देश में रहते हैं वो उसमें बहुत इन्वॉल्व हो चुके होते हैं यूजुअली, एंड अगर वो इंडिया के तरफ थोड़ा अटेंशन दे के उनका कैपिटल, उनके जो सेविंग्स, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन आइदर US और while repatriating it, if they put it in equity markets, I think those fund flows can really help India. वो बैलेंस जो मैं बात कर रहा था, it will be a much better balance if NRIs invest in India. और अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनके लिए अभी तक एक प्रॉपर इकोसिस्टम नहीं बनाया गया है इंडिया में, स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम। क्योंकि उनके लिए अकाउंट ओपन करना इतना मुश्किल हो जाता है, महीने लग जाते हैं कि वो भूल ही जाएंगे इसको। अरे कॉल बैक नहीं आता है, मतलब वी गेट अ लॉट ऑफ ट्वीट्स एंड क्वेरीज कि दिस आई हैव पुट अप माई डिटेल्स, मैंने अपना डिटेल डाल दिया है इस बैंक में, इस ब्रोकर के साथ, मेरे को कॉल बैक नहीं आ रहा है, कैन यू हेल्प कि मेरा कॉल बैक आ जाए? सो कॉल बैक ही नहीं करता है ब्रोकर। NRIs का KYC इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मोस्ट ऑफ देम विल बैक आउट जस्ट लुकिंग एट द डॉक्यूमेंटेशन वर्क। सो ऐसा है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग इट वेरी सिंपल फॉर NRIs, और ताकि वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकें
और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि जब NRI इन्वेस्टिंग की बात होती है यूजुअली लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ NRE अकाउंट्स के थ्रू सिर्फ इन्वेस्टिंग पॉसिबल होता है, ठीक है, बट हमारे थ्रू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हैं NRI का। दैट्स समथिंग रेयर, बहुत आई डोंट थिंक बहुत कम ब्रोकर्स ऐसा करते हैं कि NRI को F&O ट्रेडिंग अलाउ करते हैं। दैट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड। ओके, फाइनली मैं थोड़ा जेनरिक सवाल पूछना चाहता हूँ फ्रॉम एन ओवरऑल ग्लोबल इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू कि अभी बहुत हवा चल रही है कि US का रिसेशन आने वाला है, बस आया कि आया। और जब US में रिसेशन आता है तो पहले यूरोप को ठंड लगती है, फिर एशिया में बारिशें होती हैं और फिर पूरा का पूरा दुनिया जो है बुखार हो जाता है उसको। तो लास्ट टाइम भी ये हुआ था, ऑल्दो पिछली बार शुरू कहीं और से हुआ था, आइसलैंड, ग्रीनलैंड एंड ऑल दैट, लेकिन US का मार्केट बंद होने के कारण इम्पैक्ट पड़ा था। और ये सेम चीज़, दैट सेम हाउसिंग थिंग की बातें हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि इज़ दैट अ पॉसिबिलिटी, एंड अगर पॉसिबिलिटी है तो अपना इंडिया, अपने भारत देश का क्या होने वाला है? तो मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करती है। अगर आप मार्केट का डेफिनेशन अगर आप मुझसे पूछो, इट्स अ इंफॉर्मेशन डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म। जो भी लोगों के एक्सपेक्टेशन है वो पहले ही मार्केट में प्राइस इन हो जाता है। अभी जो भाव चल रहा है वो किस चीज़ पे चल रहा है? फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही तो चल रहा है। तो पीपल हैव ऑलरेडी एक्सपेक्टेड दैट रेट हाइक्स होने वाले हैं। US में रेट हाइक्स तो आएंगे ही। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच एंड व्हेन। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बट अगर आप इंडिया को देखोगे एज एन इकोनॉमी, इंडियाज बोरोइंग्स आर वेल विद इन द कंट्रोल। इफ माई फैक्ट्स आर राइट, गवर्नमेंट डेट टू GDP अभी सिर्फ 70% है। दूसरे देशों का और बहुत बोरो करके रिसेंटली श्रीलंका वेंट बस्ट। तो इंडिया इज़ नॉट ओवर लेवरेज्ड। और इंडिया का जो इन्फ्लेशन अभी है वो 7% अराउंड चल रहा है। और हमारे इंटरेस्ट रेट्स भी 10 ईयर का तो आप देखोगे तो 7.3 7.5 के बराबर चल रहा है। सो फ्यू थिंग्स, अगर इफ देर आर मेजर डिसलोकेशंस, जैसे कि न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गया या फिर an unexpected India-Pakistan war और China-Taiwan war or something, or as a result of which commodity prices यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए. All of these factors can affect India, but overall I think the US rate hike is more or less priced in. वो पहले ही हो चुका है और होता रहेगा ऐसे ग्रेजुअली. तो यह सेइंग के टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है. और देखिए, अगर 2007-8 में FIs जिस तरीके से सेलिंग कर रहे हैं कंसिस्टेंटली तब करते तो मार्केट वुड हैव फॉलन अ लॉट. अभी आज सिचुएशन डिफरेंट है. म्यूचुअल फंड्स के पास खरीदने का पावर है, तो देयर इज़ अ बैलेंसिंग इफेक्ट. एंड अगर हम भारत देश की बात कर ही रहे हैं तो मेक इन इंडिया रहा है. पीपल आर सेइंग ट्रेड इन इंडिया. वुड यू वांट टू पुट दैट, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे बिफोर वी क्लोज दिस? इंडिया अभी जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड NSE IFSC गिफ्ट सिटी में, तो इंडिया में टैक्सेशन थोड़ा ज़्यादा है. ट्रेडर्स हैव टू पे STT, CTT फॉर कमोडिटीज़, स्टैम्प ड्यूटी, GST, बहुत कुछ चीज़ें, स्पेकुलेटिव टैक्स गेन्स एंड सो ऑन. तो because of this foreign investors also don't want to participate too much. But अगर इंडिया एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बने और ये चीज़ होने के लिए इफ इंडिया हैज़ टू compete with सिंगापुर, इंडिया अगर दुबई से आगे जाना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट कैपिटल, क्योंकि वहाँ पे तो टैक्स बहुत कम है. हाँ, हांगकॉन्ग फॉर एग्जांपल. तो ग्लोबली कंपेरेटिव रहने के लिए इंडिया ने गिफ्ट सिटी में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन करके स्मार्ट सिटी बनाया हुआ है. और वहाँ पे देयर इज़ नो STT, नो CTT, देयर इज़ नो स्टैम्प ड्यूटी, देयर इज़ नो कॉर्पोरेट टैक्स टू माई नॉलेज. देयर इज़ ओनली अ मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स ऑफ 9% फॉर रिटेल ट्रेडर्स.
Not for retail traders yet. Yet, but you're saying yet. पता नहीं फ्यूचर में क्या हो सकता है, बट एसेंशली FPIs आ सकते हैं वहाँ से, NRIs आ सकते हैं और नॉन इंडिविजुअल्स. तो इट्स अ विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. पता नहीं क्या होगा, बट इट्स समथिंग दैट वी लुक फॉरवर्ड टू. इफ इंडिया हैज़ टू बिकम अ ग्लोबल सुपर पावर, तो फिर द न्यू मंत्रा इज ट्रेड इन इंडिया. आप कह रहे हो, इंडिया की गवर्नमेंट कह रही है ट्रेड इन इंडिया, और यही चीज़ जाते जाते आज से टू द रिटेल इन्वेस्टर्स कि दोस्तों ट्रेड इन इंडिया. एनीथिंग जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? Well, I would just say that it's just the very beginning for Indian stock markets. ये बहुत लोग समझ रहे हैं कि बहुत सारे regulations आके पूरा हिला दिया, but I think the best days are still ahead of us. बहुत कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं. तो आप एक बार बोल दो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों. थैंक यू सो मच तेजस, आपका इतना गिवन टाइम एंड सो मच ऑफ विजडम एंड सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये डिस्कशन. ज़रूर बताइएगा व्हाट वाज इट फॉर यू. कमेंट्स आर देयर. हम फायर्स का लिंक भी डालेंगे डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट आउट. आप चेक कर सकते हैं व्हाट दिस ब्रोकिंग कंपनी इज डूइंग. अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे. इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बाय बाय.